सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अपन पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ईटियोलॉजी की क्या कॉजेज़ होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने के, एंड देन पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को, देन डिफॉर्मिटीज़, एंड देन एट लास्ट डायग्नोसिस पढ़ेंगे कि किस किस पेशेंट में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे अपन को पता चलेगा कि पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बेसिकली सिस्टेमिक chronic inflammatory disorder which can mainly affect the joints but can also affect many other tissues and organs। मतलब सबसे पहले कि ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर तो है जो कि मेनली जॉइंट्स को ही अफेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। अगर अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ नॉन इन्फ्लामेटरी डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़। तो अगर अपन डिफरेंस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसमें जो रहता है जॉइंट्स के साथ साथ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं और उसमें उसके कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट है ईटियोलॉजी ऑफ आरए। तो सबसे पहले तो बेसिकली आरए की ईटियोलॉजी अभी तक अननोन है, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि उसमें पहला है जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा नंबर है एनवायरमेंटल आर्थराइटोजन एजेंट्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी इज़ द मेजर फैक्टर, मतलब जीन्स में जो म्यूटेशन हो जाता है वो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब किस जीन्स में, HLA जीन्स और नॉन HLA जीन्स। और दूसरा नंबर एनवायरमेंटल आर्थराइटोजेंस एजेंट्स, इसमें स्मोकिंग आ जाएगी, माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे वायरस हो गया, माइकोबैक्टीरियम एक्सेट्रा। तो ये उसकी कॉजेज़ हैं। वैसे उसकी एक्चुअल ईटियोलॉजी अभी तक आरए की अननोन है। नाउ पैथोजेनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज इनिशिएटेड विथ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी बाय एक्सपोजर ऑफ अननोन आर्थराइटोजेनिक एंटीजेंस। तो अभी अपन लोगों ने ईटियोलॉजी पढ़ा था, उसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कॉज कर रहे थे। तो पहला उसमें था जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल आर्थराइटोजन एजेंट, स्मोकिंग और माइक्रोबियल एजेंट्स सच एज वायरस और माइक्रोबियम है। तो इन एनवायरमेंटल आर्थराइटोजन एजेंट्स के कारण जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है जिसको जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सेल्फ टॉलरेंस। अगर जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस एक्टिवेट्स मेनली CD4+ T सेल्स एंड इनिशिएट साइटोकाइन मीडिएट इन्फ्लामेशन। अब क्या होता है, अब ये एक्टिवेटेड CD4+ T सेल्स हमारी बॉडी में साइटोकाइंस को रिलीज करना चालू कर देती हैं, विच कॉजेज द रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब हमारी बॉडी में रिक्रूटमेंट होने लगता है मैक्रोफेजेस का। अब इस मैक्रोफेज के रिक्रूटमेंट के कारण टिश्यू इंजरी और एक्टिवेशन ऑफ साइनोवियल सेल्स, साइनोवियोसाइट्स होने लगता है। दिस एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स प्रोड्यूसेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सच एज कोलेजिनेज, इलास्टेज एक्सेट्रा। दीज proteolytic enzymes will actually causes the destruction of bones, cartilage, tendons and ligaments, फॉर्मेशन ऑफ पेनस एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइसिस। अब एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शंस और स्मोकिंग वगैरह, दीज कॉजेज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ प्रोटीन CCPs, और हमारे पास है जेनेटिक फैक्टर्स HLA जीन्स और नॉन HLA जीन्स। इन दोनों से क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस विच कैन कॉजेज द अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। दीज अनरेगुलेटेड एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स रिलीज साइटोकाइंस विच कैन कॉजेज द रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिससे कि टिश्यू इंजरी और एक्टिवेशन ऑफ साइनोवियल सेल्स हो जाएगा। दी साइनोवियल सेल्स, एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, कोलेजिनेज एक्सेट्रा विच कैन बेसिकली कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन, फॉर्मेशन ऑफ पेनस एंड फाइब्रोसिस एंकाइलोसिस। डिफॉर्मिटीज ऑफ आरए की, तो इसमें पहली हो जाएगी रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट। रिस्ट का डेविएशन होता है टूवर्ड्स रेडियस। अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स, डेविएशन ऑफ फिंगर्स टूवर्ड्स अल्ना। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी इज द डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स इन विच द फिंगर टिप्स आर परमानेंटली बेंड। तो इसमें फिंगर टिप्स जो रहती हैं वो फोटो में अगर आप देख पा रहे हो कि परमानेंटली बेंड हो जाते हैं, वो बेंड हो चुकी है फिंगर टिप्स। फिर उसके बाद आता है अपन बोटोनियर डिफॉर्मिटी।
तो botonier deformity is the deformity of the fingers in which the proximal interphalangeal joints are flexed but the distal interphalangeal joints are hyperextended. proximal interphalangeal joints जो रहते हैं वो तो फ्लेक्स रहते हैं, लेकिन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो रहते हैं वो हाइपर एक्सटेंडेड रहते हैं. देन बात करते हैं अपन बेकर सिस्ट की. तो बेकर सिस्ट ऑन द पोस्टीरियर नी के पीछे साइड में होता है, कॉज्ड बाय द हर्निएशन ऑफ साइनोवियम. इसको भी आप फोटो पे देख पा रहे होंगे. तो अगर अपन इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पहला, यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड बिफोर लार्ज वंस. सबसे पहला अगर आप देखोगे कि आरे का पेशेंट अगर आपके पास आया है तो उसके स्मॉल जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम जा रही है, मेनली आरे जो रहता है स्मॉल जॉइंट्स में भी होता है एज कम्पेयर टू लार्जर वंस. देन सिमेट्रिकली जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड. इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट के राइट हैंड में के मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स में अगर उसको प्रॉब्लम जा रही है तो उसको सिमेट्रिकली, मतलब उसके लेफ्ट हैंड के मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स में भी उसको प्रॉब्लम जाएगी. दोनों में जॉइंट्स में दोनों तरफ के राइट एंड लेफ्ट साइड में उसको प्रॉब्लम जाएगी एक साथ. देन उसका अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड ईजिंग विद फिजिकल एक्टिविटीज़. मतलब उसको सुबह को उठते ही जकड़ाहट महसूस होगी, और लेकिन जैसे वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चालू होगा तो उसकी जकड़ाहट ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद मोस्ट कॉमन बिटवीन 40 टू 70 ईयर्स के एज में मेनली आपको आरे पाया जाएगा. 3 times मोर ऑफ्टन इन वुमेन्स देन मेंस. मतलब ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. और लास्ट है स्लो ऑनसेट एंड प्रेजेंट विथ मेलेज. ओवरऑल वीकनेस होगी पेशेंट को, फैटिक होगा एंड मस्कुलोस्केलेटल पेन होगा. बात करते हैं अगर अपन डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में पहला लेबोरेटरी टेस्ट, उसमें ESR इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आपको एलिवेटेड दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा. उसके बाद र्यूमेटॉइड फैक्टर इज़ बेसिकली द इम्यूनोग्लोबिन ऑटो एंटीबॉडी दैट बाइंड्स विद द FC पोर्शन ऑफ IgG विच कैन कॉजेज द डैमेज ऑफ जॉइंट्स एंड अदर टिश्यूज़. तो र्यूमेटॉइड फैक्टर आपको क्या नाम है एलिवेटेड पॉजिटिव दिखेगा आरे के पेशेंट में. प्रेजेंस ऑफ एंटी-CCP भी अपन ने डिस्कस किया इसकी पैथोजेनेसिस. तो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल प्रोटीन CCPs. तो प्रेजेंस ऑफ एंटी-CCP एंटीबॉडीज़ अपने आरे के पेशेंट में आपको दिखेंगी. और चौथा, साइनोवियल फ्लूइड बायोप्सी इंक्रीज WBC का नंबर इंक्रीज होगा, आरे फैक्टर एंड एंटी-CCP एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी. अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे जिससे आप कंफर्म करोगे कि आपके पेशेंट्स को आरे है कि OA है. तो अगर एक, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि आरे का पेशेंट जो रहेगा उसमें मेनली स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे एज़ कम्पेयर टू लार्ज वंस. तो अगर एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो आप उसको स्कोर देंगे 0. अगर 2 से 10 लार्ज जॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो आप उसको मार्किंग देंगे 1. अगर 1 से 3 स्मॉल जॉइंट्स अगर उसको इन्वॉल्व है आरे के पेशेंट को तो आप उसको स्कोर देंगे 2. 4 to 10 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो आप उसको मार्किंग देंगे 3. और ग्रेटर देन 10 जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व होंगे किसी पेशेंट में, लेकिन उसमें अगर एक भी स्मॉल जॉइंट होगा तो आप उसको मार्किंग देंगे 5. और सीरोलॉजिकल टेस्ट से आप कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे आरे के पेशेंट का, तो अगर आपने निगेटिव आरे फैक्टर और निगेटिव एंटी-CCPs देखे हैं तो उसको आप मार्किंग देंगे 0. लो पॉजिटिव आरे फैक्टर और लो पॉजिटिव एंटी-CCPs हैं तो आप उसको मार्किंग देंगे 2. और हाई पॉजिटिव आरे फैक्टर एंड हाई पॉजिटिव एंटी-CCP हैं तो आप उसको मार्किंग देंगे 3. ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करके रखा है, अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.